स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा में। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। क्या है कि जो भी हमारा ऑफलाइन बैच में जो टेस्ट हुआ है क्लास 8 का, उसी का कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग जो भी बच्चे टेस्ट दिए हैं, जरूर इसका डिस्कशन जरूर से जरूर आप देखें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी जरूर आप भेज दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपने टेस्ट में कितना क्या सही बनाया। आप जरूर इसे खुद से एनालिसिस करिएगा, देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि कॉपर इज डैश यूजफुल मटेरियल। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल मतलब कि कॉपर एक क्या है, उपयोगी धातु है। तांबा एक उपयोगी धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि आर्टिकल को चुनना है। तो 3 गो आर्टिकल होता है, ये बात पता है ना। आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 होता है आर्टिकल। अब यूजफुल लिखा है तो यूजफुल ऐसे होता है, यूजफुल है ना, यूजफुल ऐसे होता है हिंदी में। तो यहाँ पर क्या आया है बाबू? यहाँ या आया है, और या मेरा क्या है? तो व्यंजन है। या हमारा क्या है? तो व्यंजन है। तो व्यंजन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? व्यंजन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? ए लगाते हैं। तो यूजफुल में या था, या क्या था? तो व्यंजन था। व्यंजन रहेगा तो क्या लगेगा? ए लगेगा। और अगर स्वर रहता था तब क्या लगता था? ए एन। स्वर रहता था तो क्या लगता था? तो ए एन। तो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल को हमेशा मटेरियल हम बोल दे रहे हैं। तो कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो यूजफुल के आगे यहाँ पर यूजफुल क्या था? यूजफुल है। यूजफुल मेरा क्या था? तो व्यंजन है। तो व्यंजन है तो क्या लगेगा? ए। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट। अब इसका देखो बात क्या है यहाँ पे सवाल में, कि यहाँ पे ये आकाशीय पिंड है तो इसके पहले दा लगा। ठीक है, और ईस्ट क्या था? तो दिशा का नाम था, दिशा के नाम के पहले क्या लगा? दा। अब यहाँ हमको ना वर्ब का फॉर्म चुनना है। तो क्या है ना कि द सन डैश इन द ईस्ट मतलब सूरज जो है वो पूरब में उगता है ना। तो ये क्या है? तो ये सार्वभौमिक सत्य है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, जो भी यूनिवर्सल क्या होता है? ट्रूथ होता है। मतलब जो भी सार्वभौमिक सत्य होता है, जो भी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूरज जो है वो पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है ना। उसके बाद किसी भी प्रकार का हम बात ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि पानी जो होता है जल 100 डिग्री सी पर उबलता है, इस प्रकार का। तो जो भी इस प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, उसके उसमें उसमें हम क्या समझते हैं? तो उसमें समझते हैं वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। किस टेंस में जाएगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य ये जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला या वर्ब का 5वां फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म या फिर 5वां फॉर्म, है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप जरा देखिए कि दा सन ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद वर्ब का पहला या 5वां। तो सन मेरा क्या था? तो सन एक के सन्ना है, सन तो एक ही है। तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर है ना। सन हमारा क्या है बाबू? सिंगुलर। सन हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर है तो कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो राइज हमारा क्या है? राइज हमारा प्लूरल है, तो ये तो होगा नहीं। राइजिंग क्या है? V4 है। हमको V4 चाहिए क्या? नहीं, हमको V1 या V5 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। राइजेज ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? 5वां फॉर्म है, और साथ ही साथ ये क्या है? सिंगुलर भी है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा राइजेज, ऑप्शन नंबर सी। रोज क्या हो जाएगा? रोज मेरा वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म का जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए कि सन डैश इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब में उगता है। तो ये यूनिवर्सल ये क्या है? ट्रूथ है। तो सार्वभौमिक सत्य जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, माने सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 या V5 फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे द सन हमारा क्या था? सिंगुलर था, तो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? तो सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब।
तो सिंगुलर लगेगा, तो राइज था प्लूरल, राइजिंग V4, हमको चाहिए था V1 या तो V5, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मेरा सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब मेरा कौन है, राइजेज, है ना। सिंगुलर वर्ब मेरा कौन है, राइजेज, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द कैट इज स्लीपिंग डैश द टेबल। तो अगला सवाल आपका था कि द कैट इज स्लीपिंग डैश द टेबल, मतलब द कैट इज स्लीपिंग मतलब बिल्ली सो रही है, डैश द टेबल मतलब टेबल के कहाँ पे, टेबल के अंदर। तो होता है क्या कि इस प्रकार से आपकी बिल्ली ऐसे करके मान लेते हैं कि टेबल है, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर बिल्ली सो रही है, मान लेते हैं ये जो पोजीशन है ये टेबल है और ये क्या है ना, बिल्ली की अवस्था है, बिल्ली का पोजीशन है। अब क्या है कि दोनों जब सो रहा है, ठीक है, ये बिल्ली जब सो रही है तो टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है और दोनों संपर्क में है क्या, नहीं है, टेबल के नीचे है, मतलब कि जब कोई चीज़ किसी के नीचे है, जब कोई चीज़ किसी के नीचे है और संपर्क में नहीं है, डिस्टेंस में है, दूरी में है ना, संपर्क में नहीं है, तो हम अंडर प्रीपोजिशन लगाते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन, अंडर। कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, अंडर, ठीक है ना, अंडर प्रीपोजिशन हम लोग लगाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ है कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर, है ना, जब कोई चीज़ किसी के सीमा भीता को, जब कोई चीज़ किसी की सीमा रेखा को तोड़ते हुए उसके अंदर अगर प्रवेश करता है तो लगाते हैं क्या, इनटू। जब कोई चीज़ किसी के बीच में होता है ना, जब कोई चीज़ जो है वो किसी के क्या है, बीच में है, तब वहाँ क्या लगाते हैं, तो बिटवीन लगाते हैं, है ना। थ्रू, थ्रू क्या होता है, जब कोई किसी चीज़ को अंदर ही अंदर पार कर ले तो वहाँ हो जाता है क्या, थ्रू। जैसे सुरंग रहता है तो सुरंग के अंदर अंदर ही क्या होता है, ट्रेन पार कर जाती है, तो क्या लगाते हैं, थ्रू। चलिए आगे, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड नाइफ। बोला गया है ये नाइफ शब्द जो है इसका प्लूरल तुमको बताना है। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, छुरी, जो बोलो। तो नाइफ का प्लूरल हो जाता है क्या, नाइव्स, KNIVES, है ना, KNIVES, नाइव्स। चलिए, प्लीज क्लोज द डोर। अब इसको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, प्लीज क्लोज द डोर। अब यहाँ पर क्या है ना कि प्लीज लगा हुआ है, आप प्लीज, प्लीज शब्द, काइंडली शब्द, ये सब लगा हुआ रहता है, तो मतलब क्या किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है ना, आग्रह हो रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, असर्टिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इम्परेटिव होगा, या फिर एक्सक्लामेटरी। तो जिससे आग्रह या ऑर्डर का पता चलेगा, अगर ऑर्डर का भी अगर पता चलेगा, है ना, तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जैसे ही इज हैप्पी, है ना, स्वतंत्र मीनिंग देगा, ही इज हैप्पी, असर्टिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। एक्सक्लामेटरी, जिससे आश्चर्य का, दुख का, है ना, खुशी का पता चलेगा, ये एक्सक्लामेशन मार्क लेता है। ये सब पहचानने का तरीका है। अगर प्लीज रहेगा, काइंडली रहेगा या ऑर्डर दिया जाएगा तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब गो। बोला गया क्या कि गो का तुमको पास्ट टेंस बताना है, गो का पास्ट क्या होगा। तो हम जानते हैं गो, गोज, वेंट, गोन और फिर गोइंग, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गोज जो है ये क्या है, तो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट में है। अब वेंट इसका क्या है, पास्ट फॉर्म है ना। तो गो का बोलता है पास्ट बताओ, तो पास्ट मैंने V2 बताना है ना, तो गो का V2 क्या होता है, वेंट, है ना। चलिए, द डैश प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड राइट नाउ। इसमें आपको बताना है कि क्या लगने वाला है, भयंकर टाइप का लग रहा है, बड़ा इजी सा सवाल है। यहाँ पे नाव है, तो अगर किसी शब्द के लास्ट में ना नाव रहता है, क्या रहता है, नाव। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ना नाव रहेगा तो सेंटेंस के लास्ट में नाव है, मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का,
ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये सबसे पहले सब्जेक्ट लेगा, फिर ईजेएमआर लेगा, उसके बाद ये वर्ब में आईएनजी लेगा, इसी को V4 भी बोलते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लेगा। इतना चीज़ ये लेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। नाउ है मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब सब्जेक्ट ईजेएमआर, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे के साथ ईजेएमआर में से आप क्या लगाना पसंद करेंगे? तो दे के साथ आप दे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आप क्या लगाइएगा? आर, है ना। दे के साथ आप क्या लगाइएगा? प्लूरल वर्ब आर। तो दे आर और फिर प्लेइंग यहाँ पर हो गया, है ना। दे आर और यहाँ पर क्या हो गया? दे आर, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? V4 प्लेइंग, और ये फुटबॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, है ना। बाकी सारा भी ऑब्जेक्ट ही है। ऑनेस्टी इज जस्ट बेस्ट पॉलिसी, इसको देखो, ऑनेस्टी इज जस्ट बेस्ट पॉलिसी। तो बेस्ट हमारा क्या हो जाता है? गुड, फिर होता है बेटर, और फिर होता है बेस्ट, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट। और इंग्लिश में 3 गो डिग्री भी होता है ना। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री, जिसके लास्ट में ई आ रहता है कंपैरेटिव डिग्री, और जिसके लास्ट में EST रहेगा वो होता है सुपरलेटिव, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हो जाता है पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, और फिर बेस्ट क्या हो जाता है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट हमारा है सुपरलेटिव डिग्री, और नियम ये कहता है, नियम ये कहता है, अरे नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। क्या लगता है? दा। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगना है? दा। तो बेस्ट मेरा था सुपरलेटिव डिग्री, और इसके पहले लगाएंगे हम कौन सा आर्टिकल? दा आर्टिकल। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। आपका टेस्ट का 9वां क्वेश्चन था कि वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे डैश ऑन 15 अगस्त, है ना। हम लोग 15 अगस्त को क्या करते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरा कि डेट है, दिनांक, डेट, और हम जानते हैं डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन प्रीपोजिशन। डेट दिनांक के पहले कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑन 15 अगस्त। चूज द करेक्ट सिनोनिम सेम मीनिंग फॉर द वर्ड ब्यूटीफुल, है ना। तो ये हमारा हो जाता है सेम मीनिंग आपको खोजना है, समानार्थी शब्द। ब्यूटीफुल को और आप क्या बोलते हैं? प्रेटी, माने सुंदर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? सुंदर। अगली मतलब कुरूप, एंग्री मतलब क्रोधित, और सैड मतलब उदास, दुखी। तो आपको ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को क्या बोलते हैं? सुंदर। सुंदर का और क्या होता है? प्रेटी, है ना। तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? प्रेटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके टेस्ट का, व्हाट इज द अपोजिट मतलब एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है। तो डिफिकल्ट माने होता है मुश्किल, नहीं, और हार्ड मतलब भी कठिन ही होता है। डिफिकल्ट का मतलब भी कठिन, हार्ड का मतलब भी कठिन, सिंपल माने साधारण, इजी मतलब आसान, सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट का। तो डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन, और कठिन का होता है आसान, इजी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में आपका जो 10 क्वेश्चन था वो आपका था ग्रामर का, ठीक है। बाकी का अभी आपका 10 क्वेश्चन किस चीज़ का है? बुक का था, बुक का है। तो चलिए आप देखिए कि आप कितना सही किए हैं, नहीं सही किए हैं।
तो आपका टेस्ट का 12वां क्वेश्चन, अच्छा 11 क्वेश्चन उधर था, नहीं यहाँ से 12 नंबर से है। ए शॉर्ट मानसून डायरी, ए शॉर्ट मानसून डायरी हैज एक्सकर्प्स फ्रॉम द डायरी ऑफ, कहा गया कि ए शॉर्ट मानसून डायरी जो है वो कहाँ से लिया गया है, किसकी डायरी से ली गई है। ये जो चैप्टर है ए शॉर्ट मानसून डायरी, ये किस लेखक के डायरी का एक अंश है। ऑप्शन पोलो कैल्हो, रस्किन बॉन्ड, एचपीएस अहलूवालिया या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट मानसून डायरी है ये किनके डायरी से लिया गया है भाई, तो ये किनका डायरी का अंश है, ये रस्किन बॉन्ड के, है ना, रस्किन बॉन्ड के डायरी का एक भाग है, अंश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, डिड दे नोट सी, उन लोगों ने नहीं देखा, द सन फॉर, सूरज को कितने दिन तक नहीं देखा था। द शॉर्ट मानसून डायरी में, कहानी में क्या था, वहाँ पे डायरी में क्या लिखा गया था कि बारिश हो रही थी और हम लोगों ने करीब 8 से 9 दिन तक सूर्य को देखा नहीं है। तो 1 से 2, 4 से 5, 8 से 9, 9 से 10, तो करीब 8 से 9 दिन हो गए थे, लेकिन सूरज जो है वो दिखाई नहीं दिया। इतना बारिश हो, मतलब इतनी वर्षा हो रही थी वहाँ पे कि क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, ब्रिटिश और फिर जर्मन के बीच में जो वॉर हुआ, जो युद्ध हुआ, टुक प्लेस इन, कब हुआ है, 1914 में, 1910, 1919, 1915। तो ये दोनों के बीच में, ब्रिटिश जर्मन के बीच में जो युद्ध हुआ है ना, तो यह प्रथम विश्व युद्ध वाला बात किया जा रहा है, जो 1914 से 1918 चला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1914। ठीक है, अगला सवाल ये है आपका कि व्हाट वाज देयर, मतलब क्या था, इनसाइड द टीन बॉक्स, टीन बॉक्स के अंदर क्या था। ए लेटर, एक पत्र था, ऑन एनवेलप, एक लिफाफा था, है ना, ए पेन या ऑल ऑफ द अबव, क्या था। तो टीन बॉक्स पिछले क्लास में बताए थे कि टीन बॉक्स के अंदर क्या था, तो टीन बॉक्स के अंदर एक लेटर था जो कि जिम मैकफरसन का था। किसको लिखा था उन्होंने, अपनी पत्नी, है ना, कॉनी को लिखा था। चलिए, हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द समिट विद इन, द समिट विद इन, सॉरी, द समिट विद इन का जो लेखक है, द समिट विद इन चैप्टर के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, बताइए। एचपीएस अहलूवालिया, सत्यजीत रे, पोलो कैल्हो। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, द समिट विद इन के, तो इसके लेखक है एचपीएस अहलूवालिया, एचपीएस अहलूवालिया। अगला सवाल है हु ऑफर्ड टू गिव ए राइड, किसने ऑफर किया, है ना, जाने के लिए, है ना, घोड़े पे राइड करने के लिए, जाने के लिए, टू जॉडी, जॉडी को। तो जॉडी के साथ जो है वो कौन गए थे, बताना है। मिल विल गए थे कि पेनी, कि माँ बाक्स्टर या डॉक विल्सन, है ना, कौन गया था। तो जॉडी जो है जब उस फॉन को, जब उस हिरन के बच्चे को लाने के लिए जा रहा था, तब उसकी मदद किन्होंने की थी, तो मिलविल ने की थी। मिलविल बोला था कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, चलो हमारे साथ घोड़े पे, है ना, साथ में। तो राइड करने के लिए किन्होंने कहा था, ऑफर किसने किया, तो मिलविल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ए विजिट टू कैम्ब्रिज जो है इसके लेखक कौन है, फिरदौस कंगा है, या स्टीफन हॉकिंग है, या सत्यजीत रे है, या नन ऑफ द एबव, कोई नहीं। तो ये विजिट टू कैम्ब्रिज इसके लेखक है फिरदौस कंगा, है ना, जो फिरदौस कंगा जो खुद भी क्या थे, हैंडीकैप्ड थे। अगला सवाल, फॉर हाउ लॉन्ग डिड स्टीफन हॉकिंग, कितने समय तक स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट, है ना, स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने अलाउ किया द राइटर टू मीट हिम, है ना, राइटर कौन है इस चैप्टर में, ए विजिट टू कैम्ब्रिज के लेखक कौन है, फिरदौस कंगा। तो फिरदौस कंगा जो है, फिरदौस कंगा को, फिरदौस कंगा को मिलने के लिए स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने कितना टाइम दिया था, 10 मिनट्स, 10 मिनट दिया, 15 मिनट्स, 15, या हाफ एन आवर, या ऑन आवर, है ना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा। तो उनको हाफ एन आवर का टाइम मिला, ठीक है ना, हाफ एन आवर का टाइम मिला।
आ गया। आज हमारा टेस्ट का जो है ना ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, चलिए देखते हैं। वेयर हैड द राइटर कम फ्रॉम। अब कौन राइटर का बात किया गया, तो वही ए विजिट टू कैम्ब्रिज फिरदौस कंगा, है ना, फिरदौस कंगा। तो यहाँ पे बताया गया है फिरदौस कंगा। फिरदौस कंगा कहाँ से कैम्ब्रिज गए थे, कहाँ के लेखक है ना, कैम्ब्रिज गए थे। तो कैम्ब्रिज गए थे, ये कहाँ के लेखक है, तो ये है इंडिया के लेखक, इंडियन लेखक, ठीक है। फिरदौस कंगा कैम्ब्रिज आते हैं, जहाँ वो स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं, है ना, और फिर वो कहाँ के हैं, तो इंडिया के, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव था, है ना, एमसीक्यू था, सारे एमसीक्यू का डिस्कशन हो गया। आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और आज के क्लास को अगर आप पसंद किए होंगे तो आप इसे ज़रूर आप लाइक करें, और अपने और क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।